आदतें इस बात से अनजान है कि वह उन्हें जहरीले कीड़े खिला रहा है। उन्हें अचानक याद आ सकता है कि उन्हें भागना होगा। वह एक सप्ताह में वापस आने का वादा करते हैं और जोशुआ कहते हैं कि तब तक मकड़ियां दोगुनी बड़ी हो जाएंगी। माइक भाग जाता है। जोशुआ को ध्यान आता है कि उसकी एक मकड़ी वह गायब है। वह हर जगह खोजता है और उसे अपनी पीठ पर एक मकड़ी मिलती है। जल्द ही जीव उसकी गर्दन तक रेंगता है और उसे जोश में आमंत्रित करता है। वह एक चीख और दर्द और नियंत्रण खो देता है जिससे सभी स्पाइडर टैंक गिर जाते हैं और सैकड़ों भयानक जीव बाहर निकल आते हैं और उस पर एक उन्मादी हमला शुरू कर देते हैं। एक हफ्ते बाद मेरे बच्चे जोशुआ के पास फिर से खेत में थे, लेकिन वह अपनी मां सामन था। स्थानीय शेरिफ के पास चला गया और उसके डिप्टी पीठ वे पानी से रसायनों की एक ही बैरल खींच रहे हैं और उल्लेख करते हैं कि तालाब अब दूषित हो गया है। सामंत तुरंत पानी के नमूनों को तत्काल विश्लेषण के लिए एक प्रयोगशाला में भेजने का आदेश दिया, जबकि मेरी हिम्मत जोशुआ को खतरे के बारे में चेतावनी देने की थी। हालांकि उसकी मां ने हस्तक्षेप करते हुए उसे रोका और उसे याद दिलाया कि खतरनाक मकड़ियों के कारण उसने उसे मकड़ी के खेत में जाने से सख्ती से मना किया था और वे उसे परेशान करने वाले दुःस्वप्न का कारण बनते हैं। सामंथा अपने बेटे को कार में बिठाती है और वे घर जा रहे थे। रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है। हम और उन्हें रोकने का फैसला करते हैं। बाइकर्स के बीच तेजी से टिकट का मुद्दा शेरिफ की बड़ी बेटी एशले है, जो अपनी मां से अपने दोस्तों से टिकट नहीं देने की विनती करती है। फिर भी सामंथा समझती है कि एशले उस शाम माइक के साथ कार में जा सकती है। यह जांचने के लिए जोशुआ को बुलाने की कोशिश कर सकती है कि क्या वह है ठीक है। हालांकि जोशुआ अब कोई जवाब नहीं देता। उसका पूरा खेत अब विशाल रूपांतरित जालों से ढका हुआ है। मकड़ियां स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। बाद में समृद्धि मॉल में एक शहर की बैठक आयोजित की गई। महापौर ने घोषणा की कि वायलेंट ऑल कंपनी पूरे लगभग दिवालिया शहर को खरीदने और निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान करने की योजना बना रही है। हालांकि लोगों को इस विचार पर संदेह है कि खरीदार केवल रुचि रखते हैं। उनकी आशाओं के नीचे मन तक पहुंचने में महापौर उन्हें याद दिलाते हैं कि खदान मालिक मैकॉय की मृत्यु के बाद से, या कहें कि खदानों से कोई आय नहीं हुई है, इसलिए अपनी संपत्ति बेचकर अच्छा कुछ प्राप्त करने का अवसर लेना उचित है। एक व्यक्ति का उल्लेख है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले मैकॉमिक ने दिमाग में सोने की बर्बादी पाई थी, लेकिन मेयर ने हर किसी को आश्वासन दिया कि यह इस बिंदु पर यह सिर्फ एक मतभ्रम था। एक दिवंगत नाबालिग का बेटा क्रिस मैककॉर्मिक हॉल में प्रवेश करता है और घोषणा करता है कि वह अपने पिता पर विश्वास करता है और उसे बेचने का कोई इरादा नहीं है, और अन्य निवासी उसका समर्थन करते हैं और क्रिस बैठक छोड़ देता है। मेयर उसे रोकने की कोशिश करता है और शहर के भाग्य में अचानक दिलचस्पी पर आश्चर्य व्यक्त करता है और बताता है कि वह 10 साल से अनुपस्थित है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। पहले अपना आपा खो देता है और मेयर और चेहरे पर घूंसा मारता है। सामंथा तुरंत लड़ाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है और क्रिस को अधिक सावधान रहने की सलाह देती है। इससे चालक दल का पता चलता है। यह एक बार सामंथा से प्यार करता था और उसने शहर छोड़ने से पहले अपने पति की बेवफाई के लिए पिटाई भी की थी, क्योंकि आंटी ग्लेडिस ने नोटिस किया था कि उसके मन में अभी भी सामंथा के लिए भावनाएं हैं, और नाश्ते में लापरवाही से उल्लेख करती है कि सामंथा अब तलाकशुदा है, यह सुझाव देते हुए कि उसने मकड़ियों के बीच उससे बात की थी। जोश फार्म छोड़ दिया है और पहले से ही समृद्धि निवासियों के घरों पर आक्रमण कर रहे हैं। एक व्यथित और हिला हुआ शिखर सामंथा ने उसे बताया कि कोई चीज उसकी बिल्ली को दीवार के पीछे खींच ले गई और उसे खा गई। सामंथा को अपने डिप्टी से सहानुभूति है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस पूरे घटनाक्रम का क्या कारण हो सकता है। यह देखकर कि उसकी मां बातचीत में व्यस्त है, माइक जोशुआ के पास जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन क्रिस के पहुंचने के तुरंत बाद अपनी बाइक को एक पाइप से हथकड़ी लगाकर देखकर वह निराश हो गई। फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका घर वहां। अजीब बात है कि डेट पर गई सामंथा उसे फूल देना लगभग भूल गई। इस बीच वह जोशुआ के खेत में जाने के बाद घर से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। उसे जालों से ढकी एक जगह मिलती है और वीडियो पर अपने प्रभाव रिकॉर्ड करता है। फिर वह उसे देखने का फैसला करता है। मेरे खेत के बगल में एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है। सौभाग्य से वह मकड़ी के नोटिस करने से पहले ही भाग जाता है, क्योंकि वह भी अपने पिता के पास पहुंच जाता है। आईआरएस मेरा है, जहां वह सोने की खोज करने वालों के एक समूह को निर्देश देता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि दिमाग में मीथेन की उच्च सांद्रता है और उन्हें वापस जाते समय मास्क के साथ काम करना चाहिए। हो सकता है कि घर जा रहे क्रिस को पकड़ लिया जाए और सवारी के लिए पूछा जाए। हो सकता है कि क्रिस को पता चले मकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा
जैसा कि उसे खदान में मिला था और बताता है कि मकड़ियां बेकाबू हो गई हैं। उसके दिमाग में यह सोचकर हंसी आती है कि पैर, ऐसा लगता है कि एक सूखा हुआ कैक्टस खिड़की के माध्यम से उसके घर में वापस घुस सकता है। लेकिन सामंथा ने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे बताया कि वह एक जोशुआ था। उसका खेत और मकड़ियां अब पूरे शहर के लिए खतरा हैं। सामंथा यह सोचने में विश्वास नहीं करती कि उसने बनाया है। टीवी पर एक मॉन्स्टर शो देखने के बाद वह उसे सजा देता है और उसी समय एक नाबालिग को पता चलता है कि पानी के पाइप में थक्का जम गया है और उसने उसमें फूंक मारने का फैसला किया और इसे साफ करने के लिए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल जाती है और देखो, कुछ सेकंड के लिए जमे हुए नाबालिग ने अपना मुंह खोला और कई मकड़ियां बाहर रेंगने लगी, जिसके बाद उसे मकड़ी रानी कॉन्सुएला द्वारा खींच लिया गया। मकड़ियों ने मेयर के शुतुरमुर्ग पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर मेयर पक्षियों को देखने के लिए गए और कुछ को देखा। उनमें से भयानक या द्वारा बेरहमी से तोड़ दिया जा रहा है। मैग्नेट पार्लियामेंट फ्री रेडियो के तुरंत बाद पालतू जानवरों पर अस्पष्टीकृत हमलों की एक श्रृंखला की रिपोर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे शहरवासियों के बीच अफवाहों और अटकलों की लहर बढ़ जाती है, जिससे उनकी चिंता और भय और भी बढ़ जाता है। इस बीच एशले अपने प्रेमी के साथ कार में समय बिता रही है, जबकि उसके दोस्त मोटरसाइकिल चला रहे हैं। पास में युगल चुंबन कर रहा है, लेकिन ब्रेक धक्का देने लगता है और एशले ने बार बार उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसने आत्मरक्षा के लिए अपनी मां द्वारा दी गई स्टन गन का इस्तेमाल किया। पड़ा कि वह झटके से कार से बाहर गिर गई और झटके से उसकी पैंट वास्तव में कार ले गई और जल्द ही उसे पीछे छोड़कर भाग गई। ब्रेट विशाल मकड़ियों को आते हुए देखता है और अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन वे स्वेट पैंट पर हंसते हैं। तभी मकड़ियां समूह तक पहुंच जाती हैं और उन पर संदेह करती हैं। दोस्तों मोटरसाइकिल चालक भागने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ियां बहुत तेज और अधिक फुर्तीली होती हैं। अंततः बारी बारी से उनमें से हर एक पर हमला करती हैं। केवल ब्रेट भागने में सफल होता है। वह एक ईंधन टैंकर के ठीक सामने सड़क पार करता है और उसका पीछा कर रही मकड़ियां ट्रक चालक से टकरा जाती हैं। नियंत्रण खो देता है और बिजली लाइन पोल से टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। मकड़ियों की रोटी की तरह मजबूत व्यक्ति यह सोचकर राहत महसूस करता है कि उसने मकड़ियों को हरा दिया है और खतरा खत्म हो गया है। हालांकि सुरक्षित अरचिंद आग की लपटों से बाहर आ गए और उसका पीछा करना जारी रखा। ब्रेट जल्द ही एक खदान में छिप गया और मकड़ियों को बाहर रखने के लिए चट्टानों के साथ प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। खदान के अंदर उसे अपने पीड़ितों और कोकून के शरीर में नए राक्षस मिलते हैं। इस बीच क्रिस उसकी चाची ग्लेडिस सुनती रहती है। फ्री रेडियो पर अचानक उसके कुत्ते को तहखाने से अजीब सी आवाजें आने लगी। कुत्ता नीचे की ओर भागता है और मकड़ियों द्वारा बनाए गए एक बड़े छेद पर भौंकना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल मकड़ी निकलती है और दुर्भाग्यपूर्ण जानवर को खींचकर ले जाती है। ग्लेडिस, जो कुत्ते को खाना खिलाने ही वाला होता है, उसे पता चलता है कि यह है। लापता होने पर वह सावधानी से तहखाने में जाती है और सामने की दीवार में एक छेद देखकर भयभीत हो जाती है। द माइंस ग्लेडिस पूरी तरह से संपर्क करता है और अपने कुत्ते के कॉलर को चिंतित पाता है। वह अपने कुत्ते को खोजने के लिए दिमाग के अंत तक जाने का फैसला करती है, लेकिन एक विशाल मकड़ी हमला करती है और उसे कोकून में लपेट लेती है। उसी समय क्रिस तहखाने से ग्लेडिस की चीखें सुनकर घर लौटता है। वह नीचे की ओर भागता है और खदान के प्रवेश द्वार पर एक मकड़ी का पैर पाता है। उसे एहसास होता है कि माइक सही था और यह कैक्टस नहीं था। वह जल्दी से खदान से निकल जाता है और जल्द ही सामंथा के पास पहुंच जाता है। घर और माइक को एक विशेष जांच का उपयोग करके मकड़ी के पैर का एक टुकड़ा दिखाता है। ग्राहम ने मकड़ी के आकार की गणना की है। यह सामंथा से आया है। क्रिस और माइक की बातचीत को अविश्वास से देखता है और सोचता है कि वे पागल हैं, और क्रिस इस बात पर जोर देता है कि विशाल मकड़ियां असली हैं और उन्होंने उसकी चाची ग्लेडिस को मार डाला। हालांकि उसे विश्वास हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो सकती है यदि एक नर मकड़ी ने उस पर हमला किया। हो सकता है कि उसने अभी अभी उसे लपेटा हो और इस बीच उसे मादा मकड़ी को उपहार के रूप में पेश करने के लिए पहना हो। एशले शॉवर से बाहर निकलकर ब्रेट के साथ अपनी तस्वीरें फाड़ रही है। अचानक एक विशाल मकड़ी खिड़की के माध्यम से एक कमरे में रेंगती है। उसे बहुत देर हो चुकी है और दीवार पर तेजी से जाल के रूप में मकड़ी से बचने के लिए अपनी स्टन गन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से विफल रहा। उसकी चीख ने क्रिस को सतर्क कर दिया। माइक और सामंथा, जो क्रिस की मदद के लिए दौड़े, मकड़ी को चाव से मारने की कोशिश की। हवा और कैंची, लेकिन मकड़ी ने उस पर काबू पा लिया और उससे शादी भी कर ली।
सौभाग्य से सामंथा एक शॉटगन हासिल करने में सफल हो गई और उसने मकड़ी पर कई गोलियां चलाईं और अंततः उसे मार डाला। सामंथा फोन लाइनों और शहर या नीचे से रेडियो के माध्यम से पीट से संपर्क करती है और सभी उपलब्ध हथियारों को इकट्ठा करने और अपने पैरों पर आने का निर्देश देती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे हथियारों की आवश्यकता क्यों है, लेकिन वह उसके आदेश का पालन करती है। इस बीच मकड़ियां शहर के केंद्र की ओर बढ़ती हैं और पुरुषों पर हमला करती हैं। और एक नाई की दुकान और फिर पीट की प्रतीक्षा करते हुए वह हथियारों के साथ सामंथा के घर की ओर ड्राइव करते हुए पाइप्स कार का पीछा करता है। माइक बताते हैं कि जोश फार्म में लगभग 200 मकड़ियां थीं और वे रात्रि शिकारी हैं, इसलिए उन्हें सभी निवासियों को चेतावनी देने की जरूरत है। सामंथा नोट करती है कि फोन बंद हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि रेडियो शहरवासियों को सचेत करने के लिए रेडियो का उपयोग करने का सुझाव दे सकता है। लेकिन वास्तव में उन्हें किसी पर संदेह है। कोई भी इस बात पर विश्वास करेगा कि हॉलैंड जल्द ही पीट के घर पहुंचता है और मकड़ियां उसकी कार क्रिस सामंथा को घेरने लगती हैं। और यहाँ के बच्चे पिज्जा के प्रतिद्वंदी हैं और रास्ते में लगातार मकड़ियों पर गोली चलाने के लिए उसकी कार की ओर दौड़े। अंततः वे हार्लेम के ट्रेलर तक पहुंचे और सामंथा ने आधिकारिक तौर पर शहर में विशाल मकड़ी के आक्रमण की घोषणा की और सभी को खुद को हथियारबंद करने की सलाह दी। हालांकि कोई भी उसकी इस सोच पर विश्वास नहीं करता था कि यह एक और चीज है। इस बीच हॉलैंड का रुख। माइक, एशले और पीट अभी भी बाहर कार में हैं। ध्यान दें कि एक विशाल टारेंट्यूला ट्रेलर के पास आ रहा है। माइक रेडियो के माध्यम से अपनी मां को सूचित करता है और उन्हें चुप रहने की सलाह देता है, लेकिन टारेंट्यूला ट्रेलर पर हमला कर देता है। फिर भी सामंथा समृद्धि मॉल के सभी शहरवासियों को इकट्ठा करने का फैसला करती है। स्थान की पसंद से आश्चर्यचकित होकर सामंथा बताती है कि यह इस समय स्टील के दरवाजे और कंक्रीट की दीवारें टारेंट्यूला को पलटने लगती हैं। टेलर और रेडियो पर लोगों द्वारा उसकी आवाज से उन्हें विश्वास हो गया कि शहर वास्तव में खतरे में है। सामंथा, क्रिस और हॉलैंड ट्रेलर से भाग जाते हैं और पीट कार में कूद जाते हैं, लेकिन मकड़ियां उनका पीछा करना जारी रखती हैं। जल्द ही कई अरचिन शहर के केंद्र तक पहुंच जाते हैं, जिससे अराजकता फैल जाती है। मकड़ियां सड़क दर सड़क पर कब्जा कर लेती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज और हर किसी को नष्ट कर देती हैं। मेयर सहित सभी जीवित बचे लोग भाग खड़े होते हैं मॉल के लिए। सामंथा आखिरी क्षण तक राक्षसों पर गोली चलाती रही, लेकिन मॉल के अंदर मुख्य द्वार बंद होने से पहले ही अंदर जाने में सफल हो गई। इकट्ठे हुए शहरवासियों ने स्पष्टीकरण की मांग की। हरलान ने जोर देकर कहा कि मकड़ियां एलियंस हैं और दावा करती है कि उसने निवासियों को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। माइक बताते हैं कि मकड़ियां कंपन के प्रति आकर्षित होती हैं, इसलिए हर किसी को जितना संभव हो उतना कम बोलने और हिलने डुलने की जरूरत होती है। मेयर ने पूछा कि सामंथा ने सेना को क्यों नहीं बुलाया और उसने उसे याद दिलाया कि कोई फोन सेवा नहीं है।